नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में हो रहे असम्बली इंतखाबात से लगातार हम आपको अपडेट कराते रहते हैं। जम्मू कश्मीर की तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो इस इलेक्शंस में कॉन्टेस्ट कर रही है। वही अगर बात की जाए नेशनल पार्टीज़ की, नेशनल पार्टीज़ भी जम्मू कश्मीर के इन असम्बली इंतखाबात में हिस्सा ले रही है। इनमें से ही एक नेशनल पार्टी जो कि समाजवादी पार्टी है वो भी अब जम्मू कश्मीर में एंट्री कर रही है। हमारे साथ जम्मू कश्मीर यूनिट के जनरल सेक्रेटरी मिस्टर फयाज़ अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे इनकी पार्टी का क्या मंशूर है, किस तरह से जम्मू कश्मीर में ये एंट्री कर रही है, क्या एजेंडा है इनकी पार्टी का, इस हवाले से इनसे जानकारी लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, आपकी जो पार्टी है वो जम्मू कश्मीर में एंट्री कर रही है, क्या लग रहा है आपको, किस तरह का एजेंडा है पार्टी का और जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट के लिहाज से किस तरह का रोल रहेगा इसमें? आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया अपने ख्यालात और पार्टी का पॉलिसी प्रोग्राम लोगों तक पहुंचाने का। समाजवादी पार्टी आज नई जम्मू में कश्मीर में एंट्री नहीं हो रही है समाजवादी पार्टी की, बल्कि 2005 में समाजवादी पार्टी जम्मू कश्मीर में आई और 2005 में हमारे जो हरदिल अजीज़ रहनुमा थे समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव जी, जो आज हमारे बीच नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, उनका 2007 में कश्मीर में शेर कश्मीर स्टेडियम में एक बहुत बड़ी पब्लिक रैली हुई थी। और जो हमारे प्रेजेंट नेशनल प्रेसिडेंट है, जो हमारे चहते नेशनल लीडर है अखिलेश यादव जी, वो 2008 में कश्मीर आए हैं और साउथ कश्मीर के कुंड कुलगाम में उनकी एक बहुत बड़ी पब्लिक रैली हुई थी। लेकिन उसके बाद कुछ दिक्कतें हुई जिसकी वजह से पार्टी के अंदर भी कोई परेशानी या बाकी चीज़ था, तो कुछ एक बड़ी गैप रही। लेकिन अब चूँकि समाजवादी पार्टी असेंबली इंतखाबात में पहली बार जम्मू कश्मीर में एंट्री कर रही है। असेंबली इलेक्शन हमारा 2008 में भी समाजवादी पार्टी में आई थी और जम्मू कश्मीर में 2008 में हमने 26 कैंडिडेट कॉन्स्टिट्यूंसीज पे कंटेस्ट किया था जम्मू कश्मीर में। और फार्मर जो लोकसभा MP थे, राज्यसभा मेंबर पार्लियामेंट शेख अब्दुल रहमान यहाँ प्रेसिडेंट थे समाजवादी पार्टी के, अब वो बुजुर्ग हो चुके हैं। उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा, उनकी बहुत बड़ी सेक्रीफाइसेस रही। लेकिन अब चूँकि जम्मू कश्मीर के हालात देखकर 10 साल से जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं हुए, 10 साल से लोग परेशान थे कि कब यहाँ डेमोक्रेसी बहाल हो जाए, 10 साल से लोग परेशान थे कि कब यहाँ जमहूरी अमल बहाल होकर लोगों को वो हुकूक मिले जो जमहूरी मुल्क में इंसान को मिलते हैं। तो उसके बाद चूँकि हमारी पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट ने फैसला लिया कि जम्मू कश्मीर में सच में लोग बेपनाह परेशान है, यहाँ बेरोज़गारी है, यहाँ लोग मुश्किलात से दो चार है, और जो लोगों का एतमाद यहाँ की किसी भी पार्टी ने बहाल नहीं किया, लोगों का एतमाद बहाल करने की ज़रूरत है, लोगों के ज़ख्मों पे मरहम करने की ज़रूरत है। और उसमें आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और पूरे देश के अवाम और जम्मू कश्मीर के अवाम जानते हैं कि समाजवादी पार्टी का मुल्की सतह पर अक़लियतों के लिए एक बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और वो ओपन है, उसमें किसी तरह की कोई बात नहीं है। लेकिन समाजवादी पार्टी ओपनली, समाजवादी पार्टी यही चाहती है कि इस मुल्क में जब तक सच्चा देशभक्त वही है जो सभी कम्युनिटीज़ को साथ लेके चले, जो सभी कम्युनिटीज़ को साथ लेके चले, वही सबसे बड़ा देशभक्त है। तो इसीलिए हमारा मानना है, हमारा मंशूर है, समाजवादी पार्टी का पॉलिसी प्रोग्राम है कि कोई हिंदू है वो 4 धाम की यात्रा करे, वो बाबा अमरनाथ जाए, वो माता वैष्णो देवी जाए, वो जो इनका ड्रेस है हिंदुज़म का वो ड्रेस पहने, वो टीका लगाए, लेकिन कोई ऐसा काम ना करे जिससे मुसलमान के जज्बात को ठेस पहुँचे। मुसलमान हज पे जाए, टोपी पहने, दाढ़ी रखे, वो 5 वक्त नमाज पढ़े, वो हज बैतुल्लाह करे, वो इस्लामिक जो 5 प्रिंसिपल्स ऑफ द इस्लाम, कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, उसको पूरी तरह फॉलो करे, उसकी पैरवी करे, लेकिन कोई ऐसा काम ना करे जिससे हिंदू के जज्बात को ठेस पहुँचे। मैं जानना चाहती हूँ कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से अब आप फिर से एक बार असेंबली इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, तो कितने आपके कैंडिडेट्स यहाँ से कॉन्टेस्ट में? जम्मू कश्मीर में हमने 23 सीटों पे लड़ने का फैसला लिया था। हम फैसला लेट हुआ, फर्स्ट फेज़ हमारा मिस हो गया, सेकंड फेज़ में हमने 5 कैंडिडेट खड़ा किए और अभी जो हमारा थर्ड फेज़ है इसमें हमने 15 कैंडिडेट खड़ा किए जम्मू और कश्मीर में। तो हम चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से हमारी कोशिश है कि इस चुनाव में हमारी पार्टी ग्रास रूट लेवल पर इंट्रोड्यूस हो जाए, हमारा पॉलिसी प्रोग्राम लोगों तक पहुंच जाए, हमारा जो जम्मू कश्मीर के हवाले से जो पार्टी की पॉलिसी है वो लोगों तक पहुंचे, और मुल्की सतह पर क्या पॉलिसी है जम्मू कश्मीर को लेके? जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा चीज़ है कि लोगों के ज़ख्मों पे मरहम करना है, लोगों का एतमाद बहाल करना है, यहाँ बेरोज़गारी का खात्मा हो,
यहाँ इस जैसे पूरे देश में समाजवादी पार्टी अक़लियतों के लिए कर रही है काम, वैसे जम्मू कश्मीर में करेगी। जम्मू कश्मीर के लोगों का एतमाद बहाल करने के लिए जमहूरियत को बहाल करना है, डेमोक्रेसी, जमहूरियत को मैं वही बात मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारे की बात कर रहा हूँ। मैं ये कहता हूँ कि वही सबसे बड़ी देशभक्त पार्टी है जो सभी मज़ाहिब के लोगों को एक साथ लेकर चले, वो समाजवादी पार्टी है। और समाजवादी पार्टी वो पार्टी है जो देश भर में सभी मज़ाहिब के लोगों को एक साथ लेकर चल रही है, उसका अमली मुजाहिरा हमारी पार्टी कर रही है। और हमारा जो नेशनल लीडरशिप है, आप उत्तर प्रदेश देखिए, उत्तर प्रदेश में क्या रोल है समाजवादी पार्टी का। और ये आप देखिए, आपने देखा कि अभी जो हमने टिकटें डिस्ट्रीब्यूट की, जब टिकट लोकसभा में आपने देखा हर कम्युनिटी के लोगों को टिकट मिली और हर कम्युनिटी के लोग लोकसभा पार्लियामेंट मेंबर चुन के आए हैं, जो आज हमारे देश के सबसे बड़े ऐवान पार्लियामेंट में अपनी कम्युनिटी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। बीजेपी की अगर हम बात करें तो लगातार वो ये कहते हैं कि कश्मीरी पंडित इसके साथ इस्तेसाल हुआ है, जिस तरह से कश्मीरी पंडित इसको यहाँ से बाहर निकाला गया है और जिस तरह से वो नफरत आमेज़ बयानात देते हैं, नफरत आमेज़ जो पैगाम पहुँचाते हैं। क्या लग रहा है आपको कि किस तरह से कश्मीरी पंडित इसको यूज़ किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की जानिब से? देखिए, मेरी कश्मीरी पंडित भाइयों से मोहतबाना गुजारिश है कि कश्मीरियत उनके बगैर इनकम्प्लीट है। और कश्मीरी मुसलमान भाइयों से भी गुजारिश करता हूं कि हम मुसलमान कश्मीरी पंडितों के बगैर इनकम्प्लीट है। और हमें मिल के जो 87 के बाद जो कश्मीरियत हमसे छिन गई, जो भाईचारा प्यार मोहब्बत हमसे छिन गया, हमारी कोशिश रहे समाजवादी पार्टी की वो भाईचारा लौट आए और कश्मीरी पंडित विद डिग्निटी विद ऑनर, रिहेबिटेशन ऑफ कश्मीरी पंडित्स विद डिग्निटी एंड ऑनर फिर वापस हो। और वो यहाँ वापस आए। और कश्मीरी पंडितों की सही बात है कि हम सरकार के कहने पर कश्मीर वापस नहीं आएंगे, हम गवर्नमेंट के किसी बहकावे में अगर हम वापस आएंगे, लेकिन हमें कश्मीरी मुसलमान भाई वापस आए। और कश्मीरी मुसलमान भाई पूरी तरह से इंतज़ार में है कि कब हमारे भाई वापस आएंगे, हम उनको सीने से लगाएंगे। और समाजवादी पार्टी का ये भी एक प्रोग्राम है कि कश्मीरी पंडित के बगैर कश्मीरियत इनकम्प्लीट है। हमें सिंसियरिटी, खुलूस, नेक नीति और ईमानदारी से एक ऐसा मैकेनिज्म बनाना है जिससे हम कश्मीरी पंडितों को विद डिग्निटी एंड ऑनर कश्मीर वापस लाए। जिस तरह से बीजेपी रिहैबिलिटेट के हवाले से बात कर रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि उनको वोट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? लेकिन आज लोग समझदार हैं, लोग समझते हैं कि कौन पॉलिटिक्स करता है, किस में सिंसियरिटी है। सिंसियरिटी की पॉलिटिक्स यही है कि प्रैक्टिकल बुनियादों पे काम हो। और यही ज़रूरत है इस बात की कि हमारे बहुत सारे लोग कश्मीरी पंडित जो हमारी पार्टी में काम कर रहे हैं, सोशल फील्ड में हमारे साथ काम कर रहे हैं। हमारे जम्मू कश्मीर के एक प्रोमिनेंट पर्सनालिटी है जो कश्मीरी पंडित समाज के प्रेसिडेंट है, कृष्ण कुमार खोसा, वो हमारे साथ जुड़े हैं। उन्होंने सोशली हमारे साथ बहुत काम किया। वो हमारे एक एडवाइज़र के तौर पर काम कर रहे हैं। हमारी मीटिंग्स होती रही है, हमारी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस हुई है। हमारा जो एजेंडा है कि हमें एक बेहतरीन तरीके से एक स्ट्रॉन्ग माहौल बनाना है जिससे कश्मीरी मुसलमान इस चीज़ के लिए पूरा अपना रोल अदा करे कि हमें कश्मीरी पंडितों को वापस लाना है और फिर वो कश्मीर लौटाना है जो 87 से उसके 87 में हमारे सबसे छिन चुका है। सबसे अहम मुद्दा 370 क्या स्टैंड है जो समाजवादी पार्टी है? समाजवादी पार्टी, आपको पता होगा कि अगर आप भी आज यूट्यूब पे देखेंगे कि जब 370 हमसे छीना गया तो उस टाइम एक ही लीडर है जिसने लोकसभा में पूरी तरह से जम्मू कश्मीर के लोगों की नुमाइंदगी की और बेबाकी से नुमाइंदगी की, वो अखिलेश यादव है। और अखिलेश यादव ने इस तरह नुमाइंदगी की, ऐसा लग रहा था कि अखिलेश यादव कश्मीर के रहने वाले हैं, उनको कश्मीर के एक चीज़ की खबर है, वो यहाँ गली कोचों में क्या हो रहा है, यहाँ क्या मुसीबतें हैं, क्या परेशानियाँ हैं। और जहाँ तक 370 के हवाले से समाजवादी पार्टी का रोल है, जो ये चीज़ है, और भी जगह है, 370 से कोई देश को कोई नुकसान नहीं था। 370 के हवाले से हम यही कहेंगे कि हमें स्टेट भी वापस आए और जो स्टेट सब्जेक्ट हमसे छीना गया है वो भी हमें वापस मिले। क्योंकि दुनिया में स्विट्ज़रलैंड देखिए, आप यूनाइटेड अरब अमारात देखिए, वहाँ आदमी 50 साल भी रहे लेकिन उसको सिटीजनशिप नहीं मिलती है। क्योंकि दुनिया के जितने भी टूरिस्ट स्पॉट है, जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस है, वहाँ इस चीज़ की का कदगन है। ये चीज़ रिजर्व है, लैंड और जॉब की जो है सिक्योरिटी वहाँ है।
तो जम्मू कश्मीर भी एक टूरिस्ट स्पॉट है, यहाँ लैंड और जॉब की सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है, इससे नेशनलिज्म को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारी किया जाए या पूरी तरह से हमारी आप देखिए हिमाचल में है ना टूरिस्ट स्पॉट है, लेकिन वहाँ 371 है, लेकिन वहाँ किसी को लैंड लेने की इजाज़त नहीं है। तो 370 में अमेंडमेंट्स किए गए। अमेंडमेंट्स हमारा एक ही मकसद है कि जम्मू कश्मीर में हमें जॉब सिक्योरिटी और लैंड सिक्योरिटी जो है वो होनी चाहिए, और हमारा मकसद है कि एक तो स्टेट हमसे जो छीनी गई वो वापस आ जाए, उसके बाद जो स्टेट सब्जेक्ट हमसे छीना गया वो वापस आ जाए। देश में अगर देखा जाए जो वक्फ का मसला चल रहा है, वक्फ बिल जो पार्लियामेंट में बीजेपी की तरफ से पास की गई है, क्या लग रहा है आपको? क्या जम्मू कश्मीर के या ऑल ओवर जो इंडिया के मुसलमान हैं उनके साथ एक सोतेलापन दिखाया जा रहा है? देखिए, मैं एक चीज़ बता दूंगा आपको कि हमें फ़ख्र है इस मुल्क में कि हम उस मुल्क में रहते हैं कि जो दुनिया का सबसे बड़ा सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री है, और हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे पूरा भरोसा और एतकाद है, और कॉन्स्टिट्यूशन में हमें हर तरह की सेफ्टी और सिक्योरिटी है। लेकिन हमें कॉन्स्टिट्यूशन इजाज़त नहीं देता है कि कोई भी किसी के मजहबी मामलात में इंटरफेयर करे। हमें कॉन्स्टिट्यूशन इजाज़त नहीं देता है कि हम किसी के मजहबी मामलात में इंटरफेयर करके किसी कम्युनिटी के जज्बात को ठेस पहुँचाए। हमारा यहाँ जो है अमरनाथ श्राइन बोर्ड है, लेकिन हम किसी भी कोई कल किसी भी हुकूमत आए कि वो अमरनाथ श्राइन बोर्ड के मामलात में इंटरफेयर करे, इजाज़त नहीं देता कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो है ये माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है, कल कोई भी सरकार आए वो माता वैष्णो देवी के मामलात में इंटरफेयर करे, उसको कॉन्स्टिट्यूशन इजाज़त नहीं दे। इसी तरह हमारा वक्फ बोर्ड है। क्या आपको लग रहा है कि बीजेपी जो है हमारा जम्मू कश्मीर जो ऑल ओवर इंडिया के मुसलमान है, जो उनका शरई ला है, उसमें इंटरफेयर कर रहा है? मैं कहता हूँ कि हमारा वक्फ बोर्ड है जिसमें मुसलमानों ने लैंड डोनेट की है, जो एक वक्फ प्रॉपर्टी है हमारे भाइयों मुसलमानों की, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन इजाज़त नहीं देता है कि वो हमारे उस मामले में इंटरफेयर करे, और ये चीज़ कहे कि हिंदुओं को उसमें मेंबर बनाया जाए। नहीं बन सकता है। हमारे भी एक हमारे रिलीजन मजहबी मामलात है, हमारे किसी को इजाज़त नहीं कि वो हमारे मजहबी मामलात में इंटरफेयर करे, और अगर करे तो उससे वो 35 करोड़ मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचा रहे हैं। उससे वो 35 करोड़ मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाकर मुल्की मफादात को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हर गवर्नमेंट को चाहिए, चाहे इंडियन अलायंस की गवर्नमेंट आए, चाहे आज एनडीए की गवर्नमेंट है और कोई गवर्नमेंट है, हर गवर्नमेंट को चाहिए कि वो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन उसको किसी भी हाल में नुकसान ना पहुंचाए, वो जमहूरी तर्ज अमल पर हुकूमत चलाए। और एक किसी भी ये मजहबों वाला देश है, यहाँ डिफरेंट मज़ाहिब के लोग रहते हैं, जिन मज़ाहिब के मानने वालों को कॉन्स्टिट्यूशन में पूरी तरह से राइट है, हुकूक दिए कॉन्स्टिट्यूशन ने, लेकिन किसी भी गवर्नमेंट को इजाज़त नहीं कि वो किसी भी मजहबी किसी मामलात में इंटरफेयर करके किसी कम्युनिटी के जज्बात को ठेस पहुँचाए। जम्मू कश्मीर में जो सियासत हो रही है उसको आप किस तरह से देखते हैं? जम्मू कश्मीर में सियासत हो रही है, यहाँ 3-10 साल के बाद सरकार मतलब बनेगी अब दोबारा, और यहाँ की जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज है उनकी तरफ से जो सियासत हो रही है उसको आप किस तरह से देखते हैं? मैं यही कहता हूँ कि अगर गलतियाँ पीछे किसी को हुई है, लेकिन कब अल्लाह के लिए वो इस बात को समझे कि जम्मू कश्मीर जो है ये ऋषियों मुनियों और सूफियों संतों की सरजमीन है। जम्मू कश्मीर में दुनिया में अगर भाईचारे में कोई मिसाल दी जाती है वो जम्मू कश्मीर में। जब पूरे देश में आग लगी थी तो उस टाइम गांधी जी जब कश्मीर आए, जिनकी अभी 2 अक्टूबर को जो है गांधी जयंती है, जब गांधी जी कश्मीर आए उन्होंने कहा कि अगर रोशनी की किरण कहीं नज़र आती है वो कश्मीर में है। तो जम्मू कश्मीर जो दुनिया की एक भाईचारे के लिहाज से, कम्युनल हारमोनी के लिहाज से एक मिसाल दुनिया में दी जाती है। मेरी पॉलिटिशियन से, सभी पार्टियों से अपील है कि पीछे क्या हो गया क्या नहीं हो गया, लेकिन जम्मू कश्मीर की इंटीग्रिटी को बचाने के लिए, जम्मू कश्मीर का तशख़्ख़ुस बचाने के लिए, और जो हुकूक हमसे सल्ब किए गए, जो हमसे छीने गए हैं, वो वापस लाने के लिए वो यूनाइट हो जाए, और जो सेकुलर गवर्नमेंट यहाँ बने आने वाले टाइम उसका पार्ट बनकर, कौन चीफ मिनिस्टर बने कौन ना बने, कौन किसको इक़्तिदार मिले ना मिले, लेकिन यहाँ जो सेकुलर रवायात है उनको ज़िंदा करने के लिए, यहाँ जो महाज बनेगा सेकुलर महाज, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन करे, अपना रोल अदा करे, ताकि फ्यूचर में मज़ीद तबाही ना हो जाए। इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को लेके जम्मू कश्मीर में आपकी क्या पॉलिसी रहेगी? किस तरह से आप उस स्ट्रैटेजी तैयार करेंगे कि वो जम्मू कश्मीर में जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है वो बूस्ट हो? आपको याद है कि जब हमारे अखिलेश जी चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश थे, आज भी मिसाल दी जाती है कि उन्होंने जो नौजवानों के लिए काम किया, रोज़गार के लिए काम किया, बेवाओं के लिए काम किया, ये और महिलाओं के लिए काम किया, उसके अलावा उन्होंने जो किसानों के लिए काम किया। हमारा जम्मू कश्मीर को अल्लाह ताला ने हमें एक बहुत बड़ी इनायत से नवाजा, वो हमारे पास टूरिज़्म है।
लेकिन जिस अंदाज से टूरिस्ट कश्मीर आने चाहे थे नहीं आ रहे, हम देख रहे हैं इंटरनेशनल लेवल के टूरिस्ट्स बहुत कम आ रहे हैं। उसके अलावा जो है यहाँ जो पूरे इंटरनेशनल, सबसे पहले जो जब हमारी सरकार आएगी, हमारी कोशिश रहेगी कि जम्मू कश्मीर को इंटरनेशनल लेवल पर एक जो जम्मू कश्मीर का जो एक मतलब इंटरनेशनल लेवल पर एक जम्मू कश्मीर के एक गलत तरीके से जो पेश किया गया है कि जम्मू कश्मीर में हालात ख़राब है, जम्मू कश्मीर में वायलेंस है, हम उसको क्लियर करने के लिए जद्दोजहद करेंगे और जम्मू कश्मीर की असल हक़ाइक़, असल पिक्चर वो दुनिया तक आ जाए। और हमारी प्रायोरिटी ये रहेगी कि टूरिज़्म यहाँ फले फूले। यहाँ बहुत सारे स्पॉट आपकी नज़र में होंगे कि कुछ स्पॉट ऐसे हैं जो टूरिस्ट लुकअप पर है, लेकिन इससे ज़्यादा 3 गुना स्पॉट ऐसे हैं जो टूरिस्ट लुकअप पर नहीं है। आप यहाँ देखिए, आपके नॉर्थ कश्मीर में आपके जितने भी ये मतलब वैलीज़ हैं जितने भी हैं, लेकिन टूरिस्ट लुकअप पर नहीं है। हमारी प्रायोरिटी रहेगी कि जम्मू कश्मीर का हर भी टूरिस्ट स्पॉट जो है वो टूरिस्ट लुकअप पर आ जाए और इंटरनेशनल लेवल पर जम्मू कश्मीर का जो गलत पिक्चर पेश की गई वो क्लियर हो जाए और इंटरनेशनल लेवल पर टूरिज्म यहाँ बढ़े, टूरिस्ट यहाँ आए और यहाँ रोज़गार के हवाले से, यहाँ कारोबार के हवाले से लोगों को राहत मिले। और ये एक नंबर दूसरा जो हमारा है कि ये जो बेरोज़गारी के खात्मे के लिए जो इंडस्ट्रीज़ पॉलिसी गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, लेकिन अभी इंडस्ट्रीज़ पॉलिसी जो हम देख रहे हैं पिछले 5 साल से, लेकिन प्रैक्टिकल कुछ नहीं दिख रहा है। लैंड जगह अलाट की है लेकिन लैंड किसी को दी नहीं। बहुत सारी जगह है जहाँ इन्होंने लैंड अलाट की, लेकिन कभी किसी भी तरह से इंडस्ट्रीज़ यहाँ पूरी तरह से प्रमोट नहीं हुई। हमारी कोशिश रहेगी कि इंडस्ट्रीज़ पॉलिसी के तहत जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्रीज़ बढ़े, लोगों को छोटे छोटे यूनिट लगाने का मौका मिले। और तीसरी बात जो है कि कहा गया था कि यहाँ इन्वेस्टर्स आएंगे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर, लेकिन आप मुझे कहीं नहीं दिखा सकते कि कश्मीर में कोई इन्वेस्टर आया है कि जिसकी वजह से यहाँ के बेरोज़गारी को ख़त्म करने में कोई हमें यहाँ बेरोज़गारों को कोई मदद मिली है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि बाहर से इन्वेस्टर्स आए, वो यहाँ जॉइंट वेंचर्स में यूनिट्स लगा दे, यहाँ IT सेंटर्स लगाए, यहाँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स लगाए। यहाँ आप देखें कि ये एजुकेशनल हब माना जाता था कश्मीर, तो आज देखिए एजुकेशनल हब माना जाता था, लेकिन आपके पास कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं है। आप यूपी जाइए, आप गाज़ियाबाद जाइए, आप नोएडा जाइए, हर जगह आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ मिलेंगे, प्राइवेट कॉलेजेस मिलेंगे, लेकिन यहाँ उस चीज़ के लिए हमारी कोशिश रहेगी कि यहाँ इंटरनेशनल लेवल और नेशनल लेवल के एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स लॉन्च हो, जिससे रोज़गार के मौके लोगों को फराहम हो जाए। और एजुकेशन के लिए जैसे पहले यहाँ दुनिया के लोग पढ़ने आते थे, कश्मीर लोग एजुकेशन हासिल करने के लिए अगर देखा जाए कश्मीर जो है ये इसका 70% जो है फ्रूट सेक्टर पे डिपेंड है। तो फ्रूट सेक्टर के लिए किस तरह की आप स्ट्रैटेजी रहेगी कि उसको नेशनल या इंटरनेशनल लेवल तक इसको पहुंचाया जाए? हमारी जो सबसे अजीम सनत वो फ्रूट है, लेकिन आपने देखा 2 साल पहले 3 साल पहले हमारे फ्रूट का वैल्यू डाउन हो गया। हमारे जो फ्रूट ग्रोवर्स है, जो फ्रूट है उसकी रेट डाउन हो गई और उतने सेटिस्फाई नहीं है। लेकिन जब तक इंटरनेशनल लेवल पर उस पर काम नहीं किया जाएगा, जब तक टैक्सेस कम नहीं जाएंगे, हमारा मैक्सिमम फ्रूट थ्रू बांग्लादेश जाता था इंटरनेशनल लेवल पर, हमारी गवर्नमेंट ने उनको 18% टैक्स चढ़ाया और जिसकी वजह से उन्होंने दूसरी कंट्री से फ्रूट लिया। और आपको याद होगा कि 1 साल पहले हमारी सेब की पेटी 450 जाती थी। लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि जैसे टूरिज़्म पे इंटरनेशनल लेवल पर हमारा फोकस रहेगा कि ये टूरिज़्म के लिहाज से इंटरनेशनल, दूसरा जो हमारा फ्रूट है वो इस कदर उसका वैल्यू बढ़े कि इंटरनेशनल लेवल पर हमारा फ्रूट इंट्रोड्यूस हो, प्रमोट हो, जिसकी वजह से इंटरनेशनल लेवल पर यहाँ लोग आए और एक इंटरनेशनल फ्रूट मंडी कश्मीर में बने, जिससे डायरेक्ट लोग यहाँ फ्रूट खरीदे और जिससे हमारे फ्रूट ग्रोवर्स को बेनिफिट मिले और रोज़गार के हवाले से उनको मदद मिल जाए। इस तरह की कोई पॉलिसी अपनाई जाए जो जैसे कि जो हमारा फ्रूट है वो यहीं पर प्रोसेस हो और बाकी जो कंट्रीज़ में वो जा। यहाँ मेरी ये एक चीज़ है कि यहाँ मैंने इस अभी इंडस्ट्रीज़ पॉलिसी की बात की, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स यहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं है, जो अभी तक नहीं लगे, तो यहाँ फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगे। दूसरी बात की फ्रूट के हवाले से जो हमारी फ्रूट सनत है उसको इंटरनेशनली कनेक्ट करने के लिए एक ऐसा मैकेनिज्म बने जिससे इंटरनेशनल लेवल के लोग यहाँ फ्रूट खरीदने आ जाए। एक इंटरनेशनल फ्रूट मंडी यहाँ बने जिसकी बहुत ज़रूरत है, तभी हमारा जो फ्रूट सनत जो है उसको पूरी तरह से प्रमोट भी हो जाए, उसका बेनिफिट भी लोगों को मिले। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कोई ऐसा प्लान? वुमेन एम्पावरमेंट हमारा बेसिक मुद्दा है। आपको याद है कि कन्या विद्या धन जो लॉन्च किया था वो मुलायम सिंह यादव जी ने किया था और यूपी में कन्या विद्या धन लागू हुआ था। तो वुमेन एम्पावरमेंट ये चीज़ हमारा कि यहाँ पूरी तरह से उसके लिए गवर्नमेंट पॉलिसी बनाए, क्योंकि हमारे जो लेडीज़ है, जो हमारे कश्मीर में जम्मू कश्मीर में जो फीमेल लेडीज़ है उनमें बहुत ज़्यादा टैलेंट है, वो किसी शोबे में पीछे नहीं है। आप देखिए IAS हो, IPS हो, कहीं पर भी किसी भी फील्ड में हमारी जो लेडीज़ है फीमेल वो आगे बढ़ती है।
तो उनके लिए भी अच्छे मौके फराहम हो, उसके लिए एक पार्टी के पास एक वाज़ह प्रोग्राम है, वो मैकेनिज़्म हम बनाएंगे ताकि उनको वो डायरेक्ट हर शोबे में उनकी इन्वॉल्वमेंट हो और एक अच्छा रोल उनके लिए रहे। आखिर पर जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए कोई पैगाम पहुँचाना चाहिए? जम्मू कश्मीर के आवाम से मेरी गुजारिश कि हम जम्मू कश्मीर के लोग पूरी तरह से, खासकर नौजवानों से, क्योंकि नौजवानी का दौर हंसने खेलने का दौर होता है, नौजवानी का दौर जो है वो पूरी तरह से अपने माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा बनने का दौर होता है। मेरी नौजवानों से बड़ी गुजारिश है कि पॉलिटिक्स मसाइल हल करने का रास्ता है। सियासी इस्तेकाम के बगैर, सियासी ताकत के बगैर हम लोगों के मसाइल हल नहीं कर सकते हैं। मेरी उनसे गुजारिश है कि वो बारीक बीनी से सोच समझ कर फैसला ले कि जो हमारे जम्मू कश्मीर का एक सेकुलर जो हमारा सिस्टम है, जम्मू कश्मीर में जो हमारा एक पहचान है पूरे इंटरनेशनल लेवल पर, वो इस इलेक्शन में सोच समझकर फैसला ले। जो यहाँ निज़ाम बदलने का एक प्रोग्राम बन रहा है, जो यहाँ निज़ाम बदलने का एक सोच नौजवानों ने पैदा किया है, क्योंकि हम हज़ारों लोग जेलों के अंदर पड़े हैं, हमारे हज़ारों नौजवान जो है जो मुसीबतों और परेशानियों में है, जो निज़ाम बदलने का इस वक्त सोच बन रहा है कि वो निज़ाम बदलने में वोट दे और अपना सपोर्ट करे, अपना पूरी तरह से रोल अदा करे, ताकि जम्मू कश्मीर में वो दिन फिर लौट आए जो हमसे छिन चुके हैं। थैंक यू सो मच। ओके जी नाज़रीन, ये थे हमारे साथ जम्मू कश्मीर यूनिट जो कि समाजवादी पार्टी का है, उनके जो जनरल सेक्रेटरी मिस्टर फयाज़ हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे। बाकी आपने सुना कि किस तरह से उन्होंने अपने पार्टी का जो मंशूर है, जो उनकी पॉलिसी जम्मू कश्मीर को लेकर उन्होंने वाज़ह तौर पर आपके सामने रखी है। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए।